चाह रहा है। ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है। ये देखिए ओबीसी आ गया। मेरे हर इंटरव्यू में ओबीसी की एंट्री, आप कोई भी चलते चलते देखिए, जैसे उसका नाम आ जाता। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ। सुरेश चौहान के ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक इंटरव्यू करता हुआ नजर आ रहा है राकेश टिकैत का। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर राकेश टिकैत का इंटरव्यू कर रहा है चौहान के, और उसी दौरान इंटरव्यू में दो कुत्ते आ जाते हैं और उसके बाद वो ये कहता है कि जब कहीं मैं जाता हूँ तो ये ओवैसी पहले चला आता है। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जिस पर राकेश टिकैत ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सुरेश चौहान के ने इस वीडियो को जानबूझ करके अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है ताकि वो इसको वायरल कर सके और अपनी मानसिकता दिखाने की इसने ये कोशिश की है कि वो किस तरह से ओवैसी को लेकर के वो अपनी सोच रखता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 4 बार का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी, 4 बार पार्लियामेंट में, चौथी बार अभी पहुंचे हैं, वो चौथी बार जीत करके वो पार्लियामेंट गए हैं, लेकिन इतने सीनियर पार्लियामेंट्रियन को इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, और कुछ ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ आई हो और वो अनकट होकर के निकल गई हो, बल्कि ऐसी चीज़ों को बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर डालना, उसको लोगों को फॉरवर्ड करना और ये दिखाना कि मैं एक मुस्लिम लीडर को लेकर किस तरह की भावना रखता हूँ। ये दर्शाता है कि किस तरह के लोग आजकल मीडिया पर गालिब आ गए हैं, मीडिया पर बैठे हुए हैं। सुरेश चौहान के इस तरह की हरकतें अक्सर अपने ट्विटर के ज़रिए करता रहता है और एक तरफा कार्यक्रम इसके ज़रिए चलता है सुदर्शन न्यूज़ पर। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और किस तरह से इसके शोज़ पर पाबंदी लगाई गई, जिसमें इसने IAS जिहाद के नाम से जो प्रोग्राम किए थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके बावजूद अक्सर इसके प्रोग्राम्स मुस्लिम इश्यूज़ पर खुल करके विरोध नहीं बल्कि गालियां देखता है बैठ करके, और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता। जहां तक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का है तो वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में कहा गया था तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन बहुत सारे शोज़ इसके ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से डाउनग्रेड मार्केट होते हैं, जो ऐसा होता है बिल्कुल कोई उसको देखना पसंद ना करे, लेकिन एक बड़ा तबका है जो उसको देखता है और उन्हीं की वजह से इसकी दुकान चल रही है। ये चैनल नहीं बल्कि एक पूरी तरह से अपना एजेंडा चलाता है, क्योंकि पत्रकारिता अगर देखी जाए तो 4-5 चैनल्स जिनके ऊपर गोदी मीडिया का तमगा लगा हुआ है वो भी इस ग्रेड तक नहीं पहुंचते। ये बिल्कुल C ग्रेड का चैनल है, उनको आप B ग्रेड में रख सकते हैं। आज तक TV18 ग्रुप और ABP न्यूज़, ये सारे चैनल जो है आप इनको B ग्रुप में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक तरफा एजेंडा ये लोग भी चलाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सारी हदें पार कर देता है। और जो पत्रकारिता की जो गाइडलाइंस हैं, पत्रकारिता के जो उसूल हैं, उनसे ये खिलवाड़ करता हुआ अक्सर नज़र आता है, जिससे ये जाहिर होता है कि इसने कहीं से कोई पत्रकारिता की तालीम हासिल नहीं की है, कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि एक अचानक इसके मूड में आया और उसके बाद चैनल खड़ा किया, लोगों का सपोर्ट मिलता गया और आज ये एक सैटेलाइट चैनल के तौर पर चल रहा है। और जिस तरह का माहौल देश में है, इस तरह की चीज़ों को एक बहुत बड़ी तादाद पसंद करती है, जिनकी तादाद 20 से 25% है, जो इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। एंटी मुस्लिम जिनकी जहनीत है वो इस तरह की चीज़ों को बाकायदा ट्वीट भी करते हैं और मज़े लेते हैं, और उन्हीं चीज़ों को उन्हीं को दिखाने के लिए इसने सुरेश चौहान के ने इसको ट्वीट किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए सरकार के पास कई बॉडीज़ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार सोशल मीडिया के अभी जो गाइडलाइंस बनी है उसको लेकर जब सुनवाई होती है तो वो ये कहता है कोर्ट कि इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह की ख़बरों पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। और सोशल मीडिया को लेकर के एक बड़ी सख्त टिप्पणी अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए की गई थी। लेकिन ऐसे सैटेलाइट चैनल जो आपके टीवी तक पहुंचते हैं सैटेलाइट के ज़रिए, इन चैनल्स के लिए बाकायदा रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं।
सोशल मीडिया के लिए नहीं है कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन इनके लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारी संस्थान हैं जो इनको मॉनिटर करते हैं, इनको नोटिस देते हैं, लेकिन लगातार ये एक तरफा एजेंडा अपने चैनल पर चलाता है और इसको ना तो कोई नोटिस दिया जाता, ना ही इससे कोई बहस पुरस्त होती, ना तो इससे पूछा जाता कि आखिर जो गाइडलाइंस है, एनबीए ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की भी अपनी गाइडलाइंस हैं और उसके तहत लोगों को नोटिस करता है। उसके अलावा आईएनबी मिनिस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उसमें जब आप चैनल का लाइसेंस देने जाते हैं तो उस वक्त बहुत सारे पेपर्स की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है और बाकायदा उसमें आपको ये बताया जाता है, रिटर्न में आपको दिया जाता है कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पूरी गाइडलाइंस है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार एक तरफा एजेंडा चलाता है। एक तरफा एजेंडा तो सारे चैनल चला रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बीजेपी का, लेकिन ये सिर्फ है मुसलमानों के ख़िलाफ़ शाम को जो इसकी डिबेट होती है वो कोई ऐसा इशू निकाल करके लाता है जो बिल्कुल अलग दुनिया का होता है। अभी जिस तरह से कल मामला सामने आया पंजाब का, जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया पंजाब के सीएम के नाम का, तो उसके घर का एक पिक्चर इसने, एक फ़ोटो इसने ट्वीट किया और उसमें ये दिखाया कि दीवार पर सीएम की जो घोषणा हुई है जिस शख्स की, उनके घर के अंदर दीवार पर क्रिश्चियन का साइन लगा हुआ है और ये बताने की कोशिश की कि ये हिंदू नहीं है, ये सरदार नहीं है, ये सिख नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इनके घर में किसी का ताल्लुक़ क्रिश्चियनिटी से है। तो पूरी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की मानसिकता का ये शख्स है जो बहुत ही घातक है। और हम भी जिस तरह से मीडिया में पिछले तकरीबन 20 साल से काम कर रहे हैं और बड़े चैनल्स में काम किया है तकरीबन 15 साल, तो बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं और जब आप स्टोरी लेकर के जाते हैं तो बॉस आपसे पूछता है और उसकी कई जगह मॉनिटरिंग होती है। पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट चेक की जाती है, उसके बाद एडिटिंग होती है। एडिटिंग में शॉर्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, कोई ऐसे शॉर्ट्स ना लगाए जाएं जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे। और उसके बाद जब स्टोरी पूरी तरह से तैयार होती है तो उसको देखा जाता है और बाकायदा उसके बाद ही उसका अप्रूवल होता है और उसके बाद उसको टाइमलाइन में डाल करके उसको ऑन ईयर किया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब तमाम ये गाइडलाइंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि पहले अगर आप कोई स्टोरी करते थे तो चाहे एक हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 2 महीने, कई बार ऐसा होता था 2-2, 3-3 महीने स्टोरी पड़ी रहती थी, सिर्फ इसलिए कि दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ आपने स्टोरी की है उसका वर्जन नहीं आया, या तो वो वर्जन देना नहीं चाहता तो वो मेल करके बता दे, या उसके बाद आपने कई बार उसको मेल किया है वो जवाब नहीं दे रहा है तो उसके बाद एक प्रेस टू कैमरे के सामने करनी पड़ती थी, बताना पड़ता था कि हमने इस कंपनी के फलां आदमी से उसका व्यू जानने की कोशिश की और ये रहा सबूत, हमने उनको मेल किया है। लेकिन इतनी मेल करने के बावजूद वो जवाब नहीं दे रहे हैं, ये बात कैमरे के सामने बोलनी पड़ती थी। लेकिन आज तमाम चीज़ें, तमाम गाइडलाइंस ख़त्म हो चुकी हैं और यही वजह है कि अब मीडिया पर लोगों का भरोसा नहीं रहा और इस तरह के लोग कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री के लिए कलंक हैं और सरकारों के लिए भी ये कलंक हैं। सोचना चाहिए सरकारों को कि इस तरह की चीज़ें, एक ऐसा सीनियर पार्लियामेंटियन जो एक बड़ी पार्टी का अध्यक्ष भी है और पार्लियामेंट में उसकी बाकायदा जो स्पीच होती हैं उनको सुना जाता है, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, लेकिन ऐसे शख्स के बारे में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है और ये दर्शाता है कि मीडिया अब कहाँ तक पहुँच गई है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।